हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा थर्ड, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। आज के लेक्चर के अंदर मैं बायबैक्स ऑफ शेयर्स की जो अकाउंटिंग है वो आपको करना सिखाऊंगा। भाई कैसे किस तरीके से जो है इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट जो एंट्री होती है बायबैक ऑफ शेयर्स की, तो उसमें हम सबसे फर्स्ट ड्यू करते हैं बायबैक को। क्या करते हैं? बायबैक को ड्यू करते हैं। बायबैक करने की जो ड्यू की एंट्री थी ना वो होती है। अब ड्यू जब करेंगे ना तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम बायबैक कर रहे हैं शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में जाके परचेज कर रहे हैं। कल मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बहुत डिटेल में आपको समझाया था, तो आप आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब हम बायबैक करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि मार्केट में जो हमारे खुद के शेयर है, क्योंकि कंपनी अपने खुद के शेयर ही रीपरचेज कर रही होती है, तो वो किस प्राइस पे मिल रहे होते हैं। अगर वो जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होते हैं तो कंपनी को फायदा हो जाता है। अगर जो कंपनी ने इशू किए उससे ज्यादा प्राइस पे मिल रहे हैं तो कंपनी को लॉस होगा। और अगर सेम प्राइस पे मिल जाते हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो जो बायबैक कर रहे हैं वो हम ड्यू करने से पहले देखेंगे कि बायबैक कैसे हो रहा है। तो ड्यू में होगी तो एक एंट्री, लेकिन तीन सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है बायबैक जो है एट पार हो रहा है, जैसे शेयर इशू करते हैं ना पार पर, ऐसे कैसे बायबैक भी पार पे हो रहा है। हो सकता है बायबैक भी किस पे हो रहा हो, प्रीमियम पे हो रहा हो। कैसे हो रहा हो? प्रीमियम पे हो रहा हो सकता है बायबैक जो है वो कैसे हो रहा हो, ऑन डिस्काउंट हो रहा हो, ये भी हो सकता है। हाँ, फर्क ये होगा कि जब इशू करते हैं ना तो प्रीमियम पे प्रॉफिट होता है और डिस्काउंट पे लॉस होता है शेयर्स को इशू करते टाइम। लेकिन जब हम बायबैक करेंगे तो प्रीमियम पे हमें लॉस होगा और डिस्काउंट पे हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस बार पैसे आएंगे नहीं, पैसे वापस देने हैं। तो ज्यादा दोगे तो लॉस होगा, कम देने पड़ेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। और बायबैक अधिकतर कंपनी इसी सिचुएशन में करती है, जब डिस्काउंटेड प्राइस पर मार्केट में खुद के शेयर मिल रहे होते हैं ना तो कंपनी परचेज कर लेती है, रीपरचेज कर लेती है, क्योंकि उससे उसे प्रॉफिट होता है। तो वो डिस्काउंटेड, ये वाला सिनेरियो ज्यादा रहता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ओके, फिर भी मैं आपको तीनों एंट्री बता देता हूं। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी, अगर एट पार पे करेंगे तो इशू करते टाइम आपको पता है कैपिटल क्या हो जाती है। जैसे इक्विटी शेयर है तो शेयर कैपिटल क्या हो जाती थी, मैं इक्विटी शेयर ले रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, वो क्रेडिट होती थी शेयर्स को इशू करते टाइम, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होती थी। अब तो कैपिटल रिड्यूस होगी ना, क्योंकि हमने हमारे शेयर खरीद लिए और उसके बाद उसको कैंसिल कर देंगे हम, तो कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और कैपिटल एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब कम होती है तो उसको डेबिट किया जाता है एज पर मॉडर्न रूल, है ना। लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करो। या लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, और सीधा पैसे देने किसको, शेयर होल्डर को, तो यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद आ जाते हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम पे क्या होगा, सेम इक्विटी शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। लेकिन प्रीमियम यहां पर लॉस है, क्योंकि जो 10 रुपए का शेयर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही हमें मार्केट में परचेज करना है, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉफिट नो लॉस। 10 में ही हमने लोगों को दिया था, अब वहां से सेकेंडरी मार्केट में हम 10 रुपए में परचेज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना बाकी है, ड्यू की एंट्री है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री में इसको डेबिट करके टू बैंक कर देंगे। ओके, बट अगर 10 रुपए का शेयर है लेकिन मार्केट में वो 11 या 12 रुपए में मिल रहा है और कंपनी हो सकता है किसी रीजन की वजह से बायबैक कर रही हो, तो उस केस के अंदर कंपनी को 2 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि शेयर होल्डर को कितना देना है, इक्विटी शेयर होल्डर उनको देने हैं 12 रुपए। तो उनको अगर 12 रुपए देने हैं जबकि 10 का शेयर है, तो 2 रुपए का कंपनी को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर जो प्रीमियम है वो हो जाएगा हमारा डेबिट, क्योंकि लॉस है ये। इशू करते टाइम प्रीमियम फायदा होता था, है ना। तो यहां हो जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके जी, ठीक। तो एक ये एंट्री हो सकती है। लास्ट एंट्री मैं आपको बताता हूं डिस्काउंट वाली। अब डिस्काउंट वाली कैसे हो सकती है, देखना। डिस्काउंट वाली एंट्री जो है वो कैसे होगी, कर लेते हैं। वही इक्विटी शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है, इशू करते टाइम, बायबैक करते टाइम, रिडम्पशन करते टाइम 10 रुपए। लेकिन कंपनी को शेयर होल्डर को कम ही देने हैं, मार्केट में शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को हमको 10 नहीं देने, फॉर एग्जांपल के लिए 9 रुपए ही देने। तो इस केस के अंदर 1 रुपए का कंपनी को क्या हो गया,
प्रॉफिट हो गया, तो उसको हम डिस्काउंट मानते हैं और उसको हम कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। डिस्काउंट ना लिख के सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके जी, प्रॉफिट जो भी होता है कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ओके, तो ये ड्यू की एंट्री होगी, तीनों में से कोई एक होगी, या तो ये होगी या ये होगी या फिर ये होगी। हाँ, डिस्काउंटेड प्राइस वाली जो है, ऑन डिस्काउंट वाली है, वो प्रैक्टिकली ज्यादा होती है, नहीं तो एट पार वाली होगी, ये बहुत कम होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल देगा तो हम कर देंगे। लेकिन तीनों में से कोई एक एंट्री होगी जिसमें आपका बायबैक क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। उसके बाद में चाहे ये सिचुएशन हो, ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन, तीनों ही सिचुएशन के अंदर देखो, आपको यहां पर 10 रुपए की जरूरत है। ओके, है ना, यहां पर देखो शेयर होल्डर को कितने देने, 10 रुपए। यहां कितने की जरूरत है, 12 रुपए की जरूरत है। और यहां कितने की जरूरत है, यहां 9 रुपए की जरूरत है। देने हैं ना पैसे, यहां पर 10 के 10 ही देने हैं, यहां 2 रुपए ज्यादा देने हैं और यहां 1 रुपया कम देना है। तो आपको इन पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इन सोर्सेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सोर्सेस की जब हम व्यवस्था करते हैं, भाई ये पैसा कहां से आएगा, तो मैंने कल बताया था आपको, रिजर्व एंड सरप्लस से आएगा, जिसमें से आप जो है सिक्योरिटी प्रीमियम, जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो हेड होते हैं ना, उनका नाम बता रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हो, पीएनएल का यूज कर सकते हो, यानी कि सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके अलावा आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो रिजर्व हैं, इनका यूज कर सकते हो आप, ये जो 10 रुपए की जो फेस वैल्यू है ना, इसका पेमेंट करने में, कैपिटल का पेमेंट करने में। अगर ज्यादा कुछ पे करना पड़ रहा है, जैसे यहां 12 रुपए देने हैं, 2 रुपए ज्यादा देने हैं, तो ये 2 रुपए आप प्रीमियम की व्यवस्था अलग से करोगे। लेकिन ये प्रीमियम की व्यवस्था केवल इस सिचुएशन में 12 रुपए की व्यवस्था करनी है, इसमें 10 रुपए की व्यवस्था करनी है। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है ना, हाँ, ये ओनली कैपिटल के लिए बनता है, ओनली फॉर कैपिटल। कैपिटल कितनी, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। तो यहां पर आप किस किस रिजर्व का यूज कर सकते हो, अगर आपके पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो उसका यूज कर लो। अगर उसमें कम है, फॉर एग्जांपल के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए ही पड़े, तो फिर नेक्स्ट रिजर्व देख लो, जनरल। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरे 10 हो जाते तो वहीं से हो जाता मामला। मान लेते हैं जनरल रिजर्व में हमारे पास 6 रुपए पड़े, फिर ले लो पीएनएल। पीएनएल में हमारे पास, ये मैं पर एक शेयर का बता रहा हूं, है ना, अगर नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है तो यहाँ 10 लाख हो जाएगा, यहाँ 2 लाख हो जाएगा, यहाँ 6 लाख हो जाएगा। समझ गए, मैं तो आपको समझाने के लिए ओनली पर शेयर वैल्यू लिया है, बाकी टोटल वैल्यू आती है मल्टीप्लाई होके। पीएनएल से ले लिए, मान लेते हैं 2 रुपए, तो 6, 7, 8, 9, 10, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से ले लिए 2 रुपए। हो गया ना, 6, 7, 8, 9, 10 रुपए हो गए। अगर कम पड़ते तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से भी आप ले सकते हो, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ कर दिया। ओके, और 2 इसको कहां डाल देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो हमने बनाया है, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, ठीक है, इसमें ओनली जो कैपिटल की वैल्यू है ना, उसकी व्यवस्था करनी होती है। कल मैंने आपको बैलेंस शीट बना के भी इसका बताया था, पूरा अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकलता है और सीआरआर नाम के नए रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उतना पैसा जितने की आपकी कैपिटल है। अब यहाँ इस सिचुएशन में तो एक एंट्री ये होगी, एक ये होगी, और एक शेयर होल्डर को पेमेंट करने की होगी। इस सिचुएशन के अंदर ये 2 रुपए की व्यवस्था और करनी पड़ेगी, 12 रुपए देने हैं शेयर होल्डर को। तो यहां पर अगर प्रीमियम की व्यवस्था करनी हो, इफ बायबैक ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम, अगर बायबैक हम शेयर का कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको प्रीमियम की व्यवस्था करनी होगी। प्रीमियम की व्यवस्था भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो, आप जनरल रिजर्व से कर सकते हो, पीएनएल से कर सकते हो, ठीक है। 2 रुपए मान लेते पूरे इससे ले लिए, और आप यहाँ क्रेडिट क्या कर दोगे, जो वहां डेबिट किया है ये वाला, ये जो यहाँ पर डेबिट हुआ है ना, ये देखो, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, तो वहां पर डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये ओनली प्रीमियम की, अगर प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो तो 2 रुपए की, या जो भी आपके पैसे आ रहे हैं उसके लिए एंट्री होगी। अगर प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो तो केवल यही होगी सीआरआर, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन। एंड में आपको क्या करना होगा, जो ये शेयर होल्डर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर जो क्रेडिट किया है, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे 12 रुपए हो, चाहे 9 रुपए हो, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट की एंट्री क्या होगी वो मैं करवा देता हूँ आपको। एंट्री नंबर हो जाएगी आपकी 4th, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर।
तो यहाँ हो जाएगा आपका जो ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ है ना, हाँ वो हो जाएगा डेबिट, होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 कर देंगे हम क्या, बैंक। कितने, वो डिपेंड करता है कि आप बाय बैक एट पार कर रहे हो तो 10 रुपए से हो जाएगी, प्रीमियम पे कर रहे हो तो 12 रुपए की हो जाएगी, और डिस्काउंट पे कर रहे हो तो 9 रुपए से एंट्री हो। जितने से आपका यहाँ पर फर्स्ट एंट्री के अंदर ड्यू करते टाइम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट है, उतने से ही पेमेंट वाली एंट्री में वो डेबिट हो जाएगा। यानी कि आपने शेयर्स परचेज कर लिए और उसको इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर दिया आपने, पेमेंट कर दिया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, कोई इतना ज्यादा है नहीं ये। तो सिंपल सा चैप्टर था, 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो हमारा पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्लस बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चाहे तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ करके और खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप यूट्यूब पे भी रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।